अस्सलाम वालेकुम। हालिया सालों में जो मकबूजा वादी के अंदर कोई ऐसा दहशत गर्दी का वाक़या हो, कोई टेररिज्म का कोई इंसिडेंट हो, कश्मीरी जो मुजाहिद हैं वो किसी वाक़े में एक्टिवली हिस्सा लें, तो जो भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री है, वजारत दाखिला है और बीजेपी की जो क़यादत है और उनका पूरा जो सोशल मीडिया का फोकस है, वो बराह रास्त वाक़े के फ़ौरन बाद उंगलियाँ या पाकिस्तान की तरफ उठा रहे होते हैं या पाकिस्तान बेस्ड वो कहते हैं कि मिलिटेंट्स थे जिन्होंने ये वाक़या किया है, उसमें सबसे पहले वो लश्कर का नाम लेंगे। अभी भी इस वाक़े के अंदर भी जो द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक तंजीम जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसको लश्कर से ही जोड़ा जा रहा है। 2019 में अगस्त के महीने में जब भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, आर्टिकल 35 और 270, उसके बाद सबसे पहले जो इंडिया ने काम करना शुरू किया कि वहाँ पर भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोगों को लाकर डोमिसाइल बनाकर वहाँ आबाद करना शुरू किया। अभी चंद ही रोज़ पहले कश्मीर की जो मकबूजा वादी की जो असम्बली है, उसके अंदर एक नंबर पेश किया गया कि तकरीबन 84,000 मुख्तलिफ़ इंडिया के शहरों से हिंदुओं को मुकामी कश्मीर के अंदर डोमिसाइल बना कर दिया गया उसी इलाके में आबाद करने के लिए। तो वहाँ रद्दअमल तो उसका आना फितरी बात है, ये कहें कि रद्दअमल नहीं आएगा तो ये बात झूठ होगी, लेकिन बराह रास्त पाकिस्तान की तरफ उंगलियाँ उठाना ये उनके लिए एक बड़ा आसान हदफ है। और ये माजी के जितने वाक़यात थे उन सब के अंदर भी ये काम होता रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन थी, पहले यहाँ बहुत एक्टिव थे ग्रुप्स, जैसे लश्कर बहुत एक्टिव था, फिर वो जमातुल दावा उसका नाम हो गया, बहुत एक्टिव थे, जैश मोहम्मद वाले बहुत एक्टिव थे। लेकिन मुशर्रफ दौर में जब भारत के साथ कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ, चीज़ें आगे बढ़ी, तो इन ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा काबू किया है पाकिस्तान ने, उनको रोका है। कश्मीर एक नेचुरल कॉज़ है क्योंकि कश्मीर के ऊपर हम कहते हैं कि वो हमारी शहर आ गया, वो कहते हैं हमने कब्ज़ा किया हुआ है तो अब हमारे पास है, तुम लेके दिखाओ। तो यहाँ जहाँ एक ऐसा डिस्प्यूटेड इलाका हो वहाँ रेजिस्टेंस ज़रूर मौजूद होती है। यहाँ पे भी हुर्रियत मौजूद है, हुर्रियत के लोग हैं, वो कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट सब्सटेंशली उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया और उसको रोका गया। 9/11 के वाक़यात के बाद उसमें बहुत तेज़ी से कमी आई और उसको नीचे ले जाया गया। इन वाक़यात के अंदर बराह रास्त पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है जो पिछले चंद सालों में हुए, लेकिन हर वाक़े के बाद उंगली पाकिस्तान की तरफ उठी है। तो प्रोग्राम आज आगाज़ में कोशिश करेंगे कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी का नुक्ता नज़र है उसको इसमें शामिल करें। ख़ुद इंडियन स्टेट टेररिज्म की सूरत हाल ये है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों में, कनाडा के अंदर उन्होंने एक सिख लीडर को जाके मारा, अमेरिका के अंदर एक असैसिनेशन की कोशिश की जो नाकामयाब रही, लेकिन वहाँ सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि इंडियन स्टेट एफर्ट थी अमेरिका के अंदर भी मारने की और कनाडा के अंदर तो उन्होंने मार दिया। 24 ऐसी असैसिनेशंस पाकिस्तानी सरजमीन पर उन्होंने की और उसके भी बाकायदा सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरीके से इंडियन रॉ जो है यहाँ बंदों को रिक्रूट करती है और फिर असैसिनेशन के लिए फ़ंड्स भी, असला भी और टारगेट भी मुहैया करती है। अफ़गानिस्तान के रास्ते जो पाकिस्तान में टेररिज्म की स्पिल ओवर हो रही है, वो TTP कर रही हो, BLA कर रही हो, उसके पीछे असला, पैसा, प्लानिंग वो कहाँ से आती है, उसके पीछे भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में साथ मेहमान शख्सियत हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये पहलगाम का जो अटैक है मौजूदा, अगर पूरा ग्लोबल सिनारियो सामने रखें तो आप इसका कैसे तज्ज़िया करते हैं? क्या यहाँ से किसी ग्रुप ने हिस्सा लिया, वहाँ से मुकामी रेजिस्टेंस है? इस वक्त वहाँ पे अमेरिकी नायब सदर भी मौजूद हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मिडल ईस्ट को देख लें, जो सूरत हाल हमारे सामने एक चैलेंज के तौर पर नज़र आ रही है, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसी सूरत हाल फर्दर एस्केलेशन की तरफ ले जा सकती? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि किसी भी जगह कोई आने जाए तो इंसान को अफसोस होता है। पाकिस्तान ने भी किया, अच्छी बात की है। लेकिन जिस बात का हमें ज़्यादा अफसोस है वो ये है कि एकदम से ही उन्होंने पाकिस्तान पे जैसे ही वाक़या हुआ, और आपने इब्तदाइये में जितनी बातें की मैं उनकी तायीद करता हूँ। और पिछले 6 साल से जब से इन्होंने कश्मीरियत ही ख़त्म करने की कोशिश की है, उनकी आइडेंटिटी को हिट किया है, तो ये मकामी रेजिस्टेंस है जो कभी तो उनके फौजियों पर, कभी सिविलियंस पर हमले करती है। तो वो मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं कि जनाब ये कश्मीर को, इसकी हैत को जो आप तब्दील कर रहे हैं ये ठीक नहीं। और ये पुराना किस्सा है, ये तो आपको पता है कि ये 78 साल का कहानी है। तब से ये हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही कि कश्मीरी जो है उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। वो बार बार ये मैसेज देते हैं, लेकिन ये हर बार ये पाकिस्तान पे उंगलियां उठाते हैं। और ये जो सिलसिला है जो इस दफा किया है इन्होंने, ये भी नया नहीं है। पुलवामा में भी अगर आपको याद हो तो वो एक उनके पुराने गवर्नर का इंटरव्यू भी था जिसमें भी ये साबित हो रहा था कि कुछ इनकी अपना भी सिलसिला शामिल था।
फिर उससे पहले जब ये प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे सन 2000 में, उस वक्त भी छत्तीस सिंहपुरा में जो हुआ वाकया, वो मैं आज पूरा इंटरव्यू सुन रहा था लेफ्टिनेंट जनरल के एस गेल का। तो वो कह रहे थे कि इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। तो ये जब ये तहकीक करेंगे तो शायद इस मामले में भी पता चले कि जी मकामी हाथ थे। तो फिर ये जो माहौल बना देते हैं एक किस्म का पाकिस्तान के खिलाफ से, और इन्होंने ये एक चार्ज किया हुआ है पूरे के माइंड सेट को, यानी एक हाइपर नेशनलिज्म है, और जिसमें एक आइडियोलॉजी का तड़का लगा के इन्होंने इतना ज्यादा हिंदुस्तानी अवाम को भी और खसूसन हिंदुस्तानी मीडिया को इतना चार्ज कर दिया है कि जैसे कोई वाकया होता है एकदम से वो पाकिस्तान पर उठ के पल पड़ते हैं। और आज भी कुछ इस तरह हुआ। और अगर कल तो मैं देख रहा था तो मैं हैरान हो रहा था उनके ऊपर कि ये किस किस्म के लोग हैं, उछल उछल के जो एंकर्स हैं अपनी कुर्सी से उठ उठ के बातें कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है ना हॉस्टेज हो जाती है, और वो फिर कुछ एक्शन करने पे मजबूर हो जाती है, जिस तरह पुलवामा में भी उन्होंने किया। अभी आपका यही सवाल था कि क्या कोई ऐसा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसा फ्रैंकनस्टाइन पैदा कर दिया, ऐसा अपनी अवाम और अपने मीडिया को इतना चार्ज कर दिया कि वो अब खुद उसके लिए मजबूर हो गए हैं कि कुछ करें। लेकिन ये भी उनको पता है कि अगर कुछ करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखता है, और पुलवामा में ये साबित भी किया पाकिस्तान ने। अगरचे पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस किस्म का दोबारा माहौल बने, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम अपनी इक़्तिसाद पे तवज्जो दें। अब कुछ बड़ी मुश्किल से मामला कुछ बेहतरी की तरफ चलने लगे हैं, तो अब ये इन्होंने एजाज साहब, लेकिन जो मेरा अंदेशा है, मैं दोबारा आपसे सवाल दोहराऊंगा। पुलवामा का आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है कि उन्होंने वो बालाकोट में जो कुछ किया था, फिर हमें उसका जवाब देना था, हमने जवाब दिया। फिर वो पायलट जिस तरीके से यहाँ 2 जहाज़ उनके गिरे और पायलट काबू आ गया, वो एक बात की कहानी है जिससे उनको हजीमत उठाना पड़ी। लेकिन एस्केलेशन का कभी इम्कान है होगी, मुझे शक है कि एस्केलेशन होगी, क्योंकि वो इस सारी सूरत हाल को फौरी तौर पर इंडिया का जो नेशनल नैरेटिव है ना इस वक्त उनके पूरे मीडिया के ऊपर, उनके वज़रा के बयान से, वो इसको हमास वाले वो अक्टूबर 7 के हमले से जोड़ के कहते हैं कि ये तो अक्टूबर 7 हमारे साथ हो गया। तो अक्टूबर 7 की बाद में जो फॉलो आउट हमने गज़ा में देखी है, उनके ज़हन में अज़ाइम कुछ उस किस्म के हैं। तो एस्केलेशन के लिए हमें ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को, सिक्योरिटी के इदारों को, हमारी लीडरशिप को ज़हनी तौर पर आमादा भी और अमली तौर पर तैयार भी होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में दोनों सतह पर काम करना चाहिए। मिलिट्री अलर्ट हो, क्योंकि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम अगले 24 से 48 घंटे में कोई जवाब देंगे, तो इसलिए हमें अलर्ट तो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरा ख्याल है बयानिया की जंग भी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये सारा कुछ इसीलिए किया है कि एक बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान पे अगर कोई हमने इंतहा एक्शन काम करना हो तो उसके लिए राह हमवार की जा सके, पूरे मगरिब को साथ मिलाया जा सकते, बाकी दुनिया को भी। तो पाकिस्तान को भी तो अपना बयानिया उनको बताना चाहिए कि जी जनाब, ये हर तरफ हर बार ये ऐसा ही करते हैं। और ये अभी ये चूंकि बड़ी जो तस्वीर है उसमें ये अमेरिका के साथी बने हुए हैं चीन को रोकने के लिए, तो इसलिए अब इतनी ये समझते हैं कि इस इलाके के ये पुलिस मैन होने चाहिए, हेजमॉन होने चाहिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो कहते हैं अपने आप को। तो ऐसे ऐसे सूरत हाल में तमाम जो छोटे मुल्क हैं वो सब इनसे खफा है ये, क्योंकि कोई ना कोई उनके ऊपर अपनी इजारादारी करना चाहते हैं। तो ये बयानिया भी हमें साथ साथ बताना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि दुनिया इनकी बात इस हद तक तो सुनती है कि ये एक बड़ी मंडी है और अमेरिका के पार्टनर है, लेकिन क्या ये जरूरी, ये इस बात पे कोई उनको एतबार नहीं है, क्योंकि ये खुद पकड़े गए हैं कनाडा में, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी पकड़े गए। तो मैं नहीं समझता कि हमें रुकना चाहिए इस वक्त बयानिया की जंग में, हमें भी भरपूर तरीके से जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल साथ दे रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी भी कर रहा है सही मानों में। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को भी चाहिए, और मुझे यकीन है कि इस वक्त मीटिंग्स हो रही होंगी। आज यकीनन आज वजारत खारजा में भी थी, मैं जा तो नहीं सका, अपनी इनपुट भेजी। तो मुझे पता है कि हमें इस बात का इदराक है कि अगले चंद दिनों में कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए तैयारी मुकम्मल तौर पर रखनी चाहिए। एजाज साहब, जो मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप तो इस पर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरी अप्रीहेंशन ये है कि वो कश्मीर के किसी इलाके में वो सर्जिकल स्ट्राइक वो करेंगे, ये कह कर के यहाँ पर वो रेजिस्टेंस मूवमेंट का या रेजिस्टेंस फ्रंट का या लश्कर का कैंप था, जैसे उन्होंने बालाकोट में इल्ज़ाम लगाया था, बाद में वहाँ मिलाया कुछ भी नहीं है, तो वो इल्ज़ाम लगा कर वो स्ट्राइक करेंगे। तो हमारे लिए तो पेशबंदी ये होनी चाहिए कि हमारी एक टीम इस वक्त वाशिंगटन बैठी हो, एक टीम हमारी
लंदन बैठी हो, एक बीजिंग में बैठी हो और एक रियाद में बैठी हो, हम एक्टिवली पूरी दुनिया को इंगेज करके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। उन्होंने जो कनाडा में जाके बंदा मारा, जो अमेरिका में असैसिनेशन की कोशिश की, और 24 जो पाकिस्तान में मारे हैं वो भी बताए जाएँ, और माजी भी बताया जाए कि पुलवामा में इन्होंने क्या किया था। हम कमज़ोर लग रहे हैं इस मौके के ऊपर, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया से क्या जवाब आएगा। वहाँ से वो तैयारी पकड़ रहे हैं, वहाँ वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मकबूज यानी आज़ाद कश्मीर में या जीबी में नहीं, पिछली मरतबा भी इन्होंने मेन लैंड केपीके में बालाकोट में किया था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये वहां लिमिटेड होंगे। बार बार ये लश्कर तैयबा का नाम लेते हैं, जैश मोहम्मद का नाम लेते हैं, इसलिए मुरीद के में या बहावलपुर में कहीं पे भी ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें तो पूरी तैयारी रखनी ट्रू। होगी अपने अपने दिफा की खातिर। हाँ, ये जरूर है कि बयानिए में मैं आपकी से मुकम्मल तौर पर इतफाक करता हूँ कि ये सारे जो बड़े ममालिक हैं इन सबको हकीकत, एक्चुअली उनको हकीकत पता भी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में बाकायदा सबूतों के साथ डोजेज लेके जाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। जो हमारे वहाँ पे लोग हैं उनके जरिए भी ये पैगाम रसानी करनी चाहिए। ये बड़ा इस वक्त कठिन सा वक्त है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई वो करते हैं, कोई किसी किस्म का अटैक करते हैं और पाकिस्तान जवाब देता है, तो कई बार ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपको याद होगा कि माइक पोम्पियो जो थे उन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने कहा कि पुलवामा के वक्त तो एक खतरा पैदा हो गया था कि ये एस्केलेशन न्यूक्लियर साइड पर न चली जाए। और वो कहते हैं, उन्होंने कम से कम दावा किया कि मैंने उनकी हिंदुस्तान के वजीर खारजा से और पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ से बात की उस वक्त, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये मामला उस तरफ जा रहा है। तो ये जा भी सकता है, ये दोनों न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, कुछ होश और अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि ये जंग अगर आप वो मुसल्लत करते हैं और पाकिस्तान जवाब दे, और ये कैसे हो सकता है कि वो आगे फैले ना। तो ये बहुत ही कड़ा और खतरनाक वक्त है। सर, दुनिया को भी समझाने की जरूरत है और दुनिया फिर पुलवामा आगे के से बाद हिंदुस्तान एक को। स्टेज के ऊपर इंडिया ने अपने ख़बरें ये थी, बल्कि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उनसे हमारी कुछ इंटरेक्शन हुई जिसमें हमें कुछ ऐसे इशारे मिले कि इसराइल की मदद से वो एयर स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे थे हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के हवाले से। कुछ मिज़ाइल वाइल भी उन्होंने फ़िट किए हुए थे, तो जवाबी तौर पर हमारी तरफ से भी पैगाम गया कि हमारे भी मिज़ाइल तैयार हैं, तो फिर बाज़ आ जाओ, नहीं तो यहाँ से भी चलाए जाएंगे। फिर ये कुछ इंटरनेशनल पावर्स वाशिंगटन वगैरह एक्टिव हुए और मामला डीएस्केलेट हुआ। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि हम उस एस्केलेशन के उस लेवल की तरफ दोबारा बहुत तेज़ी से जा सकते हैं अगर वो भावलपुर मुरीद के या इस तरफ जो वो इशारे कर रहे हैं, अगर किसी ने एक पटाखा भी फोड़ा तो यहाँ से 10 पटाखे ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता ना। जवाब तो आएगा ही आएगा ना, ये तो नहीं हो सकता। ज़िंदा रहेंगे तो जवाब देंगे, इसके अलावा कोई तरीकाकार और नहीं है। तो एजाज़ साहब, यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करके फौरी तौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? ये एक तो मेरे ख्याल है सबूत हमारे पास बहुत है हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बलूचिस्तान के अंदर। और कुलभूषण जादेव जब 2016 में आए उस वक्त से लेकर ये जो असैसिनेशन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी आजकल तो बड़ी तेजी से चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, सारी मालूमात पहुंचानी चाहिए। और इनको ये भी याद दिलाना चाहिए कि पहले भी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते रहे, तो ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का अगर कोई करेंगे तो हम जवाब देंगे। ये पैगाम पहुंचना बहुत जरूरी है। ये स्ट्राइक के बाद नहीं होना चाहिए, ये पहले पहुंचना चाहिए। एनवॉइस बड़ा देर लग जाएगी जी, उस पर टाइम नहीं है इस वक्त। इस वक्त जो हमारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स मौजूद हैं, हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, वो उनकी एक्सेस होती है, वो हाईएस्ट लेवल पे वो चीज़ इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। हमें बताना चाहिए, इस जंग की पेशबंदी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे भी, हमें जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बताएं, हम इसको रोकें, क्योंकि ये कोई बिल्कुल ये वहां पे तो एक जुनून और एक दीवानगी का सा समा उन्होंने पैदा कर दिया है, जो मेरे ख्याल में उसको रोकना बहुत ही शिद्दत से जरूरी थी। और जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, सारे P5 को पास ये मालूमात जानी चाहिए। पाकिस्तान के अच्छे दोस्त जिस तरह सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन तक भी ये मालूमात जानी चाहिए। और है हमारे पास, हमारा जो बयानिया है वो कमजोर नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको पहुंचाया जाएगा। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। फैसल वाडा साहब, इंडिया के साथ जो भी मामला हो, अगर उर्दू में कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, मैं कभी ये जंगी जो होता है ना वो एक वॉर हिस्टेरिया, में उसका कायल नहीं हूँ, लेकिन इस मामले में अगर कहें कि वो जवाब ना दिया जाए, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा ना। वहाँ एक आएगी तो यहाँ मैं 10 की दरख्वास्त करूँगा कि हमें 10 मारने चाहिए ताकि उसका सही से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया नहीं मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ जेन्युइनली है प्रोपेगेंडा के अलावा, तो ये तो
सबके लिए अफसोस का मुकाम है कि किसी इनोसेंट आदमी की जान ली जाए। दहशतगर्दी तो यही काबिल मज़म्मत है, उसमें तो कोई मज़म्मत है, ठीक है जी, उसमें तो अफसोस के अलावा मज़म्मत है और उसको बिल्कुल भरपूर तरीके से मज़म्मत है। लेकिन इतना भौंडा प्रोपेगेंडा जो इंडिया कर रहा है, इतना घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो अपने ही प्रोपेगेंडे के अंदर फंस भी गया है। उसने पाकिस्तान को, हम तगड़े हैं लेकिन इतना तगड़ा साबित कर दिया है कि वही कह रहे हैं 8 लाख फ़ौज उनकी मौजूद है कश्मीर में, और LOC से 400 किलोमीटर दूर है ये जगह, तो फिर भी सब कुछ कर गए। तो उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा के अंदर ये बड़ी मिस्टेक कर दी कि उन्होंने सामने वाले मुल्क पे इल्ज़ाम लगा रहे झूठा, उसमें उसको इतना तगड़ा बता दिया। तो फिर आप तो यही कहेंगे ना कि इंडिया की पुलिस फ़ौज जो है वो लूसी फ़ौज है, फिर तो हम यही कहेंगे, और हम नहीं कह रहे, ये तो इंडिया का मीडिया खुद कह रहा है, इंडिया के अपने वज़ीर और सारी कैबिनेट भी यही कह रही है, इनडायरेक्टली यही कह रही है ना, हम लूसी हैं, हमारी फ़ौज लूसी है, इसलिए सब कुछ हो गया। अगर आप उसका एक पैरामीटर दूसरे ले। दूसरी चीज़ ये कि देखें ये क्यों इत्तेफाक है कि जब अमेरिका आता है, क्लिंटन के दौर में भी यही हुआ, अब ये अमेरिकन नायब सदर का दौरा है तो ये हो गया, ठीक है जी। प्लस इस पूरे भोंडे प्रोपेगेंडे के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनकी लाशें नहीं दिखाई जा रही, जो इनोसेंट है उनकी लाशें दिखाई नहीं जा रही, पॉलिश शूज़ हैं जिनको दिखा रहे तस्वीरों के अंदर। ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने और आपने नहीं कहा, अल जज़ीरा जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसने एक्सपोज कर दिया इनका सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिचुएशन ऐसी है, इंडिया बहुत बुरी तरह फंस गया इस प्रोपेगेंडे में, और इंडिया इसलिए भी फंसा हुआ है कि कनाडा में भी इंडिया पकड़ा गया है, जो उन्होंने वहाँ कत्ल वारत की है, अमेरिका में जो कोशिश की उसमें भी फंसा हुआ है इंडिया, और 24 पाकिस्तानी जो मारे हैं उसमें भी फंसा हुआ है पाकिस्तान। सबकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और वो स्टेट टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा का बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुका है, इसके अंदर सर कोई वो तो जो कर रहे हैं, है। लेकिन वहाँ उनकी नेशनल सिक्योरिटी मेरे ख्याल अभी बैठी हुई है, मोदी मीटिंग कर रहा है वो अजीत दोवल को और बाकी लोगों को बुला के। बाज़ मौके के ऊपर मुझे लगता है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई सोए पड़े होते हैं कि ये काम किसी और ने करना है। इस वक्त क्यों नहीं हमारी इस्लामाबाद के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास हो रही, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, अपोजिशन सारी साथ बैठी, और एक बयानिया है सबका, बशमूल इमरान खान, एक बयानिया सबका है कि इधर किसी ने आंख उठा के देखा तो छोड़ेंगे। देखिए ये तो नदीम अली साहब की बड़ी वैलिड बात है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर पाकिस्तान में सारे कंसेंसस के साथ बैठे हुए हैं, कोई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, सारे पाकिस्तानी, किसी में डिस्प्यूट नहीं है, कॉम्प्रोमाइज, इख्तिलाफ राय भी नहीं। ये एक पहला सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी क्लैरिटी, तो मुल्क पहले है फिर बाकी सब कुछ आगे है, ठीक है जी। इख्तलाफात सियासी है लेकिन इस चीज़ के ऊपर नहीं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का अराइवल एक्सपेक्टेड है शाम को या रात को जब पहुँच गए, अगर दोबारा उन्होंने बेलारूस ना जाना, क्योंकि आजकल बेलारूस के साथ काफ़ी लगाव है। वो एक अलग चैप्टर है कि वो कहाँ वहाँ से किसी और मंजिल में चले जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि यहाँ उनकी मीटिंग स्केड्यूल्ड हैं वो सिंध गवर्नमेंट के साथ भी। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर टेलीफोन और सब चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कर रहे हैं, उनका काम है, और हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हमने हमेशा तगड़ा ही जवाब दिया है, कोई भी हो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई भी दुश्मन हमारा। सर ऐसे मौके के ऊपर आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए होता कि फ़ौज तगड़े से लड़ेगी कि नहीं, फ़ौज ने लड़ना है आपकी, वो लड़ेगी, वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप का बयानिया है ना, उसका जो स्टैंस है, जो ओनरशिप है पूरे वाक़े की, वो पूरा कौमी सतह के ऊपर एक बयानिए को परवान चढ़ाती है। आपकी पूरी क़यादत खड़ी होकर एक बात कह रही होनी चाहिए, और उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए नून लीग कौन सी है, पीपल्स पार्टी कौन सी है और तहरीक इंसाफ कौन सी, एक ज़बान एक बयानिया। शेर अफजल मरवा साहब भी आ चुके हैं सर, आपको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। देखिए नदीम अली साहब आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कंसेंसस पूरी कौम का है, पूरे पाकिस्तान शक ही नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें किसी ने भी आपसे कोई ये बात नहीं करनी कि मुझसे नहीं पूछा, मुझे नहीं बताया, सब एक ही चीज़ के ऊपर है कि भरपूर होगा अगर होगा, जो गलत है और प्रोपेगेंडा झूठ के ऊपर बेस करता है, और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी 10 पॉइंट्स, जिसके बाद तो खुद ही एक आम पागल ही आदमी है जो एक्सेप्ट करेगा इनका प्रोपेगेंडा। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान अपनी गवर्नमेंट का, अपने मुल्क का किया है कि इन्होंने अपनी कौम के आगे अपने फौजियों को लूसी साबित कर दी। शेर अफजल मरवा साहब, जो बात सूरत हाल के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और इस मौके के ऊपर जो हमारे कुछ मुकामी सियासी इख्तलाफात हैं ना पाकिस्तान के अंदर, PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट एक सिचुएशन है जो चल रही है पिछले 2-2.5 सालों से, मेरे ख्याल में राइट टाइम है कि दोनों एग्ज़िट ले लें, तहरीक इंसाफ भी और इस्टेब्लिशमेंट भी एग्ज़िट ले लें इस आपस की कन्फ्रंटेशन से, फोकस करें अभी कि हमने इंडिया वाली साइड से जो चैलेंज आ रहा है कैसे उसे डील करना है, फौरी तौर पर सीज़ फायर आपस में करें और एक मेज़ पर बैठें नेशनल सिक्योरिटी इजलास के अंदर और एक बयानिया दें। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। ये बातें तो हम कब से करते आ रहे हैं, अब ये नया चैलेंज आ गया ना इंडिया वाला। जी नया चैलेंज आ गया, बल्कि मैं अभी गुज़िश्ता 2 अयाम से ये इंडिया के सिचुएशन को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, और मैं
एक शदीद एक अंदेशा रखता हूँ कि इंडिया जो है दिनों के अंदर स्ट्राइक करेगी पाकिस्तान पे। और ज़्यादा खतरा यह है कि वो जेडी वैंस उधर बैठा हुआ है, नायब अमरीकी सदर, उसके रहते रहते स्ट्राइक करेगी, ये फौरी खतरा है। हाँ, तो ये जो हालात हैं जो बॉर्डर पे डेवलप हो रहे हैं, दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर हैं वहाँ पे भी हालात जो है हमारे ठीक नहीं है, और मुल्क के अंदर वैसे भी मिलिटेंसी और दहशतगर्दी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो इस्टेब्लिशमेंट पे आयद होती है, क्योंकि हम तो बेबस हैं, कोई मतलब है हमें तो कोई एग्जिट का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। नहीं सर, ये एग्जिट है, एग्जिट दोनों को मिल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी। यहाँ दोनों को आपस में सीज़ फायर कर लेनी चाहिए। मैं तो ऑन एयर टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाएं, वज़ीर आज़म चेयर करें, आर्मी चीफ भी बैठे और नवाज शरीफ भी बैठे और उसमें इमरान खान को भी बुलाएं और एक बयानिया दें। बास चीज़ें वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। जितनी ही बॉर्डर पे हालात टाइट होंगे तब ही कहीं जाके हमारी अहमियत या खान की अहमियत जो है वो ज़रा महसूस होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतहिद नहीं होगी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, नफ़रतें जो हैं ब्रिज नहीं होंगी, इन तमाम चैलेंजेस को जो है इस्टेब्लिशमेंट अपने तय नहीं निपट सकती है। इसकी तो पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए। मैं अभी आपसे पहले वाडा साहब से यही कह रहा था कि जंग उन्होंने फ़ौज ने लड़नी है और लड़ेंगे, लेकिन आपको पॉलिटिकल ओनरशिप देनी है, पीछे खड़ा रहना है पूरी कौम ने, और उसके लिए एक यकजहती चाहिए। आपने चंद दिन पहले दावा किया था कि इमरान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, 15 दिन गुजर गए हैं, 45 डेज़ रह गए, कुछ दोबारा बताएं, रोशनी डालें, वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें से दिन गुजर गए और कितने रह गए? खान साहब के साथ मैं मुसलसल ये कहता आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल बयानिए बनाए जाते हैं, बदकिस्मती से हमारी तरफ से भी सियासत में और दूसरी तरफ से भी हुकूमत की तरफ से भी सियासत में झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ों के हम ऐनी शायद होते हैं, हमारे सामने चीज़ें होती हैं, बाहर आके मीडिया को या कौम को हम झूठ बोलते हैं और इससे कोई चीज़ गेन भी नहीं करते हैं, और वो झूठ 2-3 अयाम में या एक हफ्ते में हमारे सामने खड़ा भी हो जाता है। बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें मैं आपको कोट कर सकता हूँ कि हमने यहाँ झूठ बोला, यहाँ झूठ बोला। लेकिन ये जो खान साहब के डायलॉग के हवाले से बातें हो रही है, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं जो कर रहे हैं उनसे किसी ने पूछा ही नहीं है। हो रही हैं। मैं बिल्कुल पूरे यानी वसूख से कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने जिनको एंगेज किया है, जो मानी रखते हैं, ये दिसंबर में शुरू हुए थे डायलॉग्स, और डायलॉग जो है खान अगर सिर्फ रिहाई तक अपने आप को महदूद करता तो कब कि ये डायलॉग ख़त्म हो चुके होते। वो ज़िद पकड़े बैठा है कि जी 3-4 इश्यूज़ हैं जिन पे बात होगी, और जिसमें 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सर फहरिस्त है अब। और दूसरी तरफ जो है उनको भी एहसास है, क्योंकि एक तो न कि सिर्फ ये सरहदों पे जो मंडला रहे हैं ख़तरात, इंटरनेशनल आपकी रिकॉग्निशन नहीं है हुकूमत की। आपने बोला था कि 60 रोज़ में इमरान बाहर आ सकते हैं और उसमें से 15-20 रोज़ कितने गुजर गए, यही बात पे कायम है आप? जी मैं कायम हूँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, दिसंबर में 60 रोज़ की मुद्दत कब से शुरू हुई है? मेरा ख्याल है 20-25 दिन तो गुजर गए। 20-25 दिन गुजर गए? क्या? तो इसका मतलब है 40 दिन बाकी रह गए या 35 डेज़ रह गए। खान साहब जो हैं, लेकिन दिसंबर में डायलॉग हुए, 6 गारंटर्स थे, 3 इधर से 3 उधर से। 3 इधर से और 3 किधर से? 3 दूसरी साइड से। किस साइड से? एस्टेब्लिशमेंट की साइड और से। इस साइड से 3 कौन से? 3 थे, जिसमें प्रिंसिपल गारंटर जो हैं चीफ मिनिस्टर केपी था। चीफ मिनिस्टर केपी की, अलीमीन गंडापुर। हाँ, और जिसके बाद उन्हीं गारंटर्स का तसलसल तक कि कुछ लोग अमेरिका से आए, 1, 2, 3 से मिले। ठीक है, जो वो डॉक्टर उस्मान आए हैं, वो तनवीर साहब आए हैं, और ये वो उसी के परसुएंस में मिले। और इसके बाद जो है मेरी आज भी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, और इन्हीं चीज़ पे गुफ्तगू शुनीद। आम शख्सियत दूसरी तरफ की? हमारी अपनी। आपकी अपनी पार्टी की? जी, अपनी पार्टी की, जो इस पूरे प्रोसेस से जो हैं बहुत ही आगाह हैं और पार्ट है इसका। तो लिहाजा ये आपकी जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक तो फिर जून में इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ने कोई और
रुकावट ना पैदा की या अपनों ने कोई रुकावट ना पैदा की, ख़ुसूसन सोशल मीडिया ने, तो इंशाअल्लाह खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकते हैं जून के महीने में। जून के महीने में। और ये जो है मामलात सिर्फ उनके बाहर आने तक नहीं है, बल्कि जिस चीज़ पे खान अड़े हुए हैं डायलाग में और जो उनकी ज़िद है वो 26वीं आईनी तरमीम जो है अब सर फहरिस्त है। और इसके साथ साथ जो है मैंडेट की रिकवरी और ये मामला से वो पीछे नहीं हटे, वरना कब का। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ, वाउडा साहब तो बहुत ज़्यादा आगाह रहते हैं और वेल इन्फॉर्म शख्सियत है। एक मौके पे दिसंबर में रिहाई जो है वो बड़ी इमिनेंट थी और हत्ता के ये 24-25 नवंबर को बहुत करीब आ गए थे, 26 नवंबर के वाक़े के बाद पीछे हो गए थे। नहीं, फिर दिसंबर में दोबारा डायलॉग शुरू हुआ, दोबारा शुरू हुआ। जी हाँ बिल्कुल। और ये गारंटर तो दिसंबर के डायलॉग के नतीजे में आया और इस दौरान एक डेवलपमेंट हुई जिसने थोड़ा सा धचका दिया। लेकिन ये किस चीज़ ने धचका दिया? PTI के अपने कुछ एक इशू था जिसकी वजह से क्या एक फैसला था जिसने मतलब है कि बहुत सारी थोड़ा सा उसको सबोटाज किया। लेकिन कौन सा फैसला था, मैं अभी समझ नहीं पाया। डायलॉग में 6 गारंटर थे, इसमें से जो है प्रिंसिपली उन्होंने कहा कि जी अली अमीन खान को कि जो जो फैसले होंगे उसमें PTI या खान साहब की तरफ से आप हो जिम्मेदार। जब अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाया गया उसका नुकसान हुआ। 2 दिन के बाद जो है जब इंतहाई मटीरियल स्टेप लेना था कि 2 अयाम कबल यह फैसला लिया गया, जिसके बाद जो है वो लोग। आपके ख्याल में ये फैसला किसने करवाया? नहीं, फैसला तो पार्टी के अंदर खान का ही फैसला था और खान को कायल किया गया। बहरहाल इस फैसले के किसने कायल किया? उन्होंने कायल किया ना, जिन्होंने फैसला करवाया। किसने? मतलब है जो पार्टी में जो चाहते थे। कौन? यही अपने मेहरबान, वही जिन्होंने मुझे निकाला हुआ है। वो कौन है? मैं मलिक साहब कई दफ़ा जो हैं, या बस इनकी सुर्खील या जो सामने हैं वो तो सलमान हकम राजा साहब है। जब ब्रेक ले लें, राजा साहब का भी आगे ताल्लुक किनके साथ जोड़ना है वो अभी मरवा साहब ने नाम नहीं लिया। ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कह रहे हैं। इंडिया से जो खबरें आ रही हैं, अभी प्रोग्राम आगे चलेगा तो आपको तफसील देते जाएंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का ये जहन में रखिएगा, ये जो हमने मशरकी दरिया, ये पंजाब वाले दरिया जो दिए हुए हैं ना, रावी और ब्यास वगैरह का पानी इंडिया के हवाले किया हुआ है, ये उसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दिया हुआ है। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी है ये, नेशनल सिक्योरिटी लाइन, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ जा सकते हैं। उसमें से पानी की सिक्योरिटी सर फहरिस्त है। अगर ये थ्रेटन होती है तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये एक्सट्रीम स्टेप है, इसको कोई छोटा मोटा स्टेप ना समझे। इसके अलावा वो वाघा बॉर्डर को क्लोज़ करने की जिक्र कर रहे हैं। दीगर मैयर्स अभी मैं प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ाता हूँ तो उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, लाइफ लाइन है। अगर उसको कोई थ्रेटन करेगा तो ये हमारा वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हमने अपनी लगाए हुए हैं स्टेप्स, उसकी तरफ ये हमें ले जाता है। एक चीज़ वाडा साहब जो बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ी सी हिस्टेरिया बढ़ेगा, इंडिया बहुत सूट करता है एंटी पाकिस्तान जो कुछ भी वो करते हैं, लेकिन हमें इंटरनल यूनिटी के लिए ये बेस्ट मौका है। मैं पहले भी कहा है कि हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI इस वाली सिचुएशन से निकल जाना चाहिए फौरी तौर पे उस पर। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ था, इमरान खान डी चौक में बैठा हुआ था, नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, जनरल राहील शरीफ प्लेड की रोल। इमरान को धरने से उठाया, आपने नेशनल एक्शन प्लान किया, दहशत गर्दों को आपने 3 महीनों में मार भगाया। अगेन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आपको आपस में इकट्ठे बैठना चाहिए। देखिए नदीम अली साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय होनी भी नहीं चाहिए। जब ये पाकिस्तान की बात आ जाए तो फिर अपने और पराये का कोई कोई आपसी इख्तिलाफ कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। पहले पाकिस्तान है, बाद में फिर सारी चीज़ें। पर मैं तो इसको टोटली एग्री करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ अपनी बात को, और ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसी मेरे ख्याल से फीलिंग है भी और मौजूद है, अगर नहीं है तो उसको सुलाएँ। और उसमें मेरे ख्याल से नून लीग में शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब। नहीं सर, आप जैसे लोगों को इस पे बात करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ से आप तवक्को रखें कि इनिशिएटिव लेंगे तो आप खाम ख्याली कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और जोरदार तरीके से आवाज़ उठानी। हम तो जो हमारा काम है मुल्क के लिए है वो हम करते हैं, आगे भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे, जोर से करेंगे और ज़ोर से करेंगे। तो मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से, बट वी शुड नॉट टेक इट
लाइन डाउन कि हमारा कोई मसला है कि हमारा इस पर कंसेंसस नहीं है, तो पूरी कौम बराबर खड़ी हुई है। इंडिया वाले या पाकिस्तान की सिक्योरिटी वाले इशू के ऊपर तो दूसरी सोच ही नहीं, ये सबसे मुस्बत आ ही नहीं सकती, ये सबसे मुस्बत चीज़ है। देखें इसमें किसी का कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब ने लब्बैक ही कहना है और सब अपनी फौज के साथ खड़े हैं इसके अंदर। और मेरा अपना ख्याल है कि सर देखें देर से आए बस अकल आ जाए इंडिया को भी कि ये सब बेकार बातों का फ़ायदा कुछ नहीं है। आप तगड़े लोग हैं, आप जरदारी साहब से भी मिलते हैं, फजल रहमान साहब से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं, आप क्यों नहीं तजवीज़ देते हैं कि इस मौके पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के सारों को अंदर बिठाएं और कल सुबह एक बयानिया जारी करें? वो दूसरी तरफ से 100 दफ़ा सोचेगा आपकी तरफ कोई हरकत करते हुए, अगर आप इकट्ठे बैठ के एक बयान देंगे तो। बिल्कुल सही, अब मैं यही करता हूँ। तो आप करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। ये वेलकम है मरवा साहब, आप इत्फाक करते हैं इसके ऊपर? हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। गरचे ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने ज़रा थोड़े से अर्जेंट बुनियादों पे इस ज़रूरत को उजागर किया है। मेरा ख्याल है कि ये 6-7 माह कबल ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, इस वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था कि अब कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अपने तईन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक ऐसी बड़ी कॉज है, इतना बड़ा इशू है जो हम सब के दिलों के इतना करीब है कि जितने भी हमारे इख्तलाफात हैं ना, आपस में जो जानी दुश्मनी है वो भी हम साइड पे रख के इस कॉज़ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान को भी एग्ज़िट ले लेना चाहिए इस खेल से जो 2-2.5 साल से हम चल रहा था। 9 मई चल रहा है, कुछ और चल रहा है, एग्ज़िट ले लें उससे। अल्लाह वो दिन न लाए कि जहाँ पे फ़ौज को पाकिस्तानियों की ज़रूरत हो फौज को हमेशा पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, बनती है। यानी कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो हमारी कौम है उसने हमेशा सख्त वक्त में, ज़रूरत के वक्त में, जंग के वक्त में तमाम चीज़ों को बुला के बालाए ताक रखते हुए अपने फ़ौज के पुष्ट पे अभी भी साथ खड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं खड़े होंगे, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये वक्त है यकजहती का, ये वक्त नफ़रतें मिटाने का है, ये वक्त है कि दुश्मन को, मुखालिफिन को ये जवाब देना है कि आप जो हमारे अंदर जिस तकसीम को देख रहे हैं वो कतई इतनी गहरी नहीं है कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के माबेन इतने फासलों को जन्म दे कि हालत जंग में भी कोई ये तसव्वुर करे कि शायद पाकिस्तानी जो है अपने फ़ौज के साथ खड़े नहीं होंगे। सर ये जो पानी है ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, इसके ऊपर सुबह नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होना चाहिए और सारे उसके अंदर बैठे होने चाहिए और एक बयान आना चाहिए कि जो ये हरकत करेगा तो फिर अपने जवाब के लिए हमारे लिए तैयार रहे। पानी नेशनल सिक्योरिटी है, ये छोटा इशू नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि खान साहब रिहा हो, और बात यहाँ तक महदूद ना हो कि जी सियासी असीरान रिहा हो। इन हालात में ये भी फैसला करना होगा कि जो पाकिस्तान का थोड़ा सा मैं इस पर अपडेट कर दूं, इंडिया से भी जो खबरें आ रही हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय सफारतकारों को फौरी तौर पर पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया। तो अब डिप्लोमेटिक टाइज जब आप ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाएंगे, अपनी वो मोबिलाइजेशन करेंगे। 9/11 के बाद वो हमारे बॉर्डर पे आके खड़े हो गए थे, तो वो दोबारा मोबिलाइजेशन करेंगे। आप ज़हनी तौर पे इन स्टेप्स को अगर सामने रखें तो जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ आपको भी कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक और भी अंदेशा है, वो ये है कि सिफारती सतह पे हिंदुस्तान जो है वो हमसे बदरजा मजबूत है, और ख़ुसूसन अमेरिका में जो हुक्मरान बैठा हुआ है, अभी नायब सदर उनका दिल्ली में बैठा हुआ है। जी हाँ, इंटरनल यूनिटी फैसल वाडा साहब, नीड ऑफ द आवर। सर देखिए, इसमें देखिए मलिक साहब, आपने जो बातें की है ना उसमें किसी के पास 0.1% भी डिफरेंस नहीं है। करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इनिशिएटिव लीजिए सर, लेंगे, आप बोल दिए, आप खुद देख लेंगे, बहुत तगड़ा इनिशिएटिव लेंगे, जोर से लेंगे। पाकिस्तान की बात है, किसी और की तो बात नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सारे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर तर तो कोई चीज़ नहीं है। तो अंडरस्टूड चाहिए, तो आप जिसका आपका ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, साल 2 साल बाद आपस में दोबारा समेट लेंगे। पहले उससे निबट लें। बिल्कुल ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है पहले उससे निबट लें। इन लड़ाइयों का भी खात्मा होना चाहिए दायमी तौर पे। इन चीज़ों को जो है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वक्तन फ़वक्तन 76 सालों से, ये कब तक एफोर्ड करेंगे? ये मसलतों के तहत अभी जो हैं आप ये कहें कि जी क्योंकि आपकी बारी है तो ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं 2 सालों के बाद होना चाहिए, इससे जान छुड़ानी होगी। सही, जान छूट जाएगी। आप जब इकट्ठे मेज़ पे बैठेंगे तो जान छूट जाएगी, और ये टाइम अभी का है, अभी यू हैव टू टेक दैट डिसीजन।
मुश्किल स्टेप नहीं है, सिर्फ अकल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कल सुबह नेशनल सिक्योरिटी बैठी होनी चाहिए इंशाल्लाह। वाडा साहब इंशाल्लाह आप इस पर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें तो प्रोग्राम एंड करते हैं। देखिए नईम अली साहब, मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको हम सब निभाएंगे और हम बहुत वोकल वे में निभाएंगे और इंशाल्लाह मुस्बत इसकी चीज़ रिजल्ट आएगा पाकिस्तान के लिए। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों इस मामले में बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सारे इख्तिलाफात को बड़े दिल की बात नहीं है, अब पाकिस्तान की बात खत्म होगी, बात इसके बाद कोई बात पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना इमरान के लिए, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए। पाकिस्तान सबसे पहले वो है तो हम सारे 100%। PTI को इंतशारी टोला कहा गया, मुल्क दुश्मन कहा गया, लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, खुदा वो वक्त न लाए, यही इमरान खान होगा कि जिससे ज़्यादा बड़ा मुहिब वतन इन हालात में भी तमाम नफ़रतों को बुलाने वाला होगा। और इन्हीं हालात में भी ये शख्स जो हैं हमेशा से इन्होंने पाक फ़ौज और रियासत पाकिस्तान के हवाले से जो बयानिया दिया है, जो हिदायत दी है, वो हमेशा हुब्बुल वतनी की है और वक्त साबित करेगा। आइंदा भी सारे हुब्बुल वतनी का इज़हार करें। पाकिस्तान सब अपने लिए अपने दिल से, अपनी जान से, इज़्ज़त से, जानो माल से अजीज़ रखेंगे। हम अपने लीडर से यही तवक्को रखेंगे इंशाल्लाह। शेर अफजल मरवत साहब और जनाब फैसल वाडा साहब, एजाज़ चौधरी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।